हाँ, वो एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं, जी जी। उनकी बात आ रही कि शायद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी में एक मंथन ये हो रहा था कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तो उनको डिप्टी सीएम की पोस्ट नहीं लेनी चाहिए। राजनीति में जो है बहुत इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं, तो वो मैक्सिमम जो है कहते हैं ना कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, अपने रीजनल इंटरेस्ट को लेते हुए कितना ज्यादा वो नेगोशिएट कर सकें, इस पे अभी समय लड़ाई है। महाराष्ट्र में उथल पुथल अभी चल रही है, 10 दिन हो चुके हैं चुनाव परिणाम को आए हुए, लेकिन अभी तक सीएम को लेके जद्दोजहद भाजपा, शिंदे और एनसीपी तीनों के नेता अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम। लेकिन दबी कुची बातों में कभी एकनाथ शिंदे का नाम आता है, कभी देवेंद्र फडणवीस का। इस बीच पता चला है कि एकनाथ शिंदे बीमार हो गए हैं। क्या लग रहा है अरुण जी, क्या ये सीएम पद ना मिल पाना या फिर कुछ ज्यादा ही जद्दोजहद आ रही है उनके अंदर कि एकनाथ शिंदे दूसरी बार पता चल रहा है कि वो बीमार हो गए? देखिए पूजा जी, महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा सा हलचल तो है, जबरदस्त हलचल है चीफ मिनिस्टर के नेम को लेकर। और एकनाथ शिंदे के लिए भी स्टेक्स काफ़ी, मतलब एक तरह से देखा जाए उनको लगता है कि उनकी सरकार के नेतृत्व में जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्हें ये भी पता है कि अगर वो इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं, बीजेपी के साथ में नहीं जाते हैं, तो वो किनारे पड़ जाएंगे, ये भी बात है। क्योंकि साथ में आप देखेंगे कि एनसीपी जो बीजेपी के साथ में है उसके 41 एमएलए हैं, तो 132 और 41 मिलकर वो सरकार बन सकती है, बहुत बखूबी अपने पूरे नंबर के साथ बन सकती है। तो वहाँ की राजनीति में दूसरे तरह की प्लम पोस्ट को लेकर कसमकस हो रही है, और अपने हितों, चूँकि वो रीजनल पार्टी है, उन्होंने जो है शिवसेना से एक तरह से देखा जाए तो जो लीगेसी का वार चल रहा था उनके और उद्धव के बीच में, उस लीगेसी वॉर में जो वो जीत चुके हैं, वहाँ एक पहली लड़ाई जीत चुके हैं। दूसरी लड़ाई है कि उस अपने रीजनल इंटरेस्ट को लेते हुए कितना ज़्यादा वो नेगोशिएट कर सकें, इस पे अभी समय लड़ाई है। और इसी के तहत उन्होंने जो है ज़्यादा जो प्लम पोस्ट हैं, जिसमें कि एक होम मिनिस्ट्री भी अहम है, वो होम मिनिस्ट्री भी चाह रहे हैं, साथ में जो उनके पास पोस्ट जो मिनिस्ट्रीज पहले हुआ करती थी, चूँकि वो होम मिनिस्ट्री ऐसी वो देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ करती थी पिछली सरकार में, जब जो 2014 में चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय भी उनके पास में वो चीफ मिनिस्टर के साथ हुआ करती थी। तो बीजेपी का पूरा वो एम्फेसिस है कि वो मिनिस्ट्री जो है देवेंद्र फडणवीस अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उनके साथ में बीजेपी के ही साथ में रहे। ये इस तरह का टसल चल रहा है फिलहाल। मैं तो देखिए, वो बीमार पड़ गए हैं ये अलग बात है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एकनाथ शिंदे ये बीमार पड़ के लास्ट टाइम भी वो जब दिल्ली से गए तो सीधा सतारा चले गए अपने घर, और वहां से पता चला कि वो बीमार हैं, और फिर आज खबर आ रही है कि फिर से बीमार हैं। क्या वो सचमुच बीमार हैं? देखिए, बीमारी एक मजाक नहीं बनाया जा सकता, या फिर उस पर बहुत जिरे नहीं की जा सकती, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये भी एक कोई टैक्टिस आई है क्या? क्योंकि ऑफिस में तो हम लोग अक्सर बीमार पड़ जाया करते हैं। देखिए, ऑफिस से अलग जो है बहुत जो सत्ता का मामला बहुत सीरियस है, और रही उनके जो बीमार होने की बात, वो एक अलग मामला है। लेकिन इस बीच में जो इस तरह से जो बाद में चीजें खिंच जा रही हैं, उसको एक कहा जा सकता है कि टाइम बाई करने की कोशिश हो सकती है, जो कि राजनीतिक तरीके से देखा जाए बार्गेन करने के लिए या अपने इंटरेस्ट को संरक्षित करने के लिए, मैक्सिमम उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। राजनीति में आप जानती हैं कि ये सब चीज़ें चलती हैं, राजनीति में जो है बहुत इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं, तो वो मैक्सिमम जो है कहते हैं ना कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं अपनी पार्टी के हित को आने वाले समय में सुरक्षित रखने के लिए। और प्लस जो मैंने अभी बात कही कि जो शिवसेना के रियल वॉरिस के रूप में जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया है, और आप जानती हैं कि 57 सीट्स इस बार के जो इलेक्शन में जीतना, असेंबली इलेक्शन में जीतना एक मजाक बात नहीं थी। तो इन सब चीज़ों के बीच में, और वो मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बीजेपी ने भी, आपने देखा होगा, बीजेपी भी उनको छोड़ नहीं रही है। वो उसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो है एक रीजनल लीडर का इमर्ज होना, जो कि मराठा राजनीति में जिस कास्ट से आते हैं वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टरियल फेस होने जा रहा है, जो देवेंद्र फडणवीस, वो ब्राह्मण है, और बीजेपी का कोर वोट बैंक ओबीसी है। 60% प्लस जो है कोर वोट बैंक, जो चाहे लोकसभा इलेक्शन में हो और चाहे यहाँ पर महाराष्ट्र के इलेक्शन में, वो ओबीसी बीजेपी का कोर वोट बैंक है। उसके साथ में जो है कैसे उसको बैलेंस किया जाए, शायद बीजेपी ये नहीं चाह रही कि वहाँ से जो एक लीडर जो है, जो
उनका जो सुप्रीम जो चीफ मिनिस्टर बनेगा ब्राह्मण फेस हो, तो उसके साथ में बाकी कॉम्बिनेशन जो जातीय गणित है वो पूरी तरह से बनी रहे, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि अजित पवार जो है दूसरी बार दिल्ली में है, तो आपको क्या लग रहा है इन दोनों को सरपास करके अजित पवार की स्थिति और मजबूत हो सकती है, या फिर जैसे खबर आ रही है कि 5 तारीख को डेट डिसाइडेड है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा ही होगा, लेकिन अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि सीएम कौन होगा। बहुत क्रूशियल चल रहा है सब कुछ। अजित पवार के लिए कहा जा रहा है कि भाई 2 दिन से वो मंगलवार को आज सुबह आ गए हैं, जबकि अमित शाह दिल्ली में नहीं है, चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं। देखिए ये तो अमित शाह का जो चंडीगढ़ में बैठना, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इस बात से परेशान है कि कैसी सरकार बनाई जाए, ऐसा मुझे लगता है कि उन लोगों ने चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है। और रही बात आपने कहा कि जो अजित पवार का दिल्ली में होना लगातार, देखिए अजित पवार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया है कि उन्हें बीजेपी की जो भी चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो उनकी तरफ से इशू नहीं है। जो उनका नेगोशिएशन होना था, मुझे लगता है वो भी सॉर्टेड है, क्योंकि उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास थी वो जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके पास रहेगी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उनके पास में रहेगी, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके ऊपर समझौता हो चुका है। दूसरी बात आपने कही कि जो दिल्ली में लगातार बने रहने की, तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से वो जीत के आए हैं, अपने जो शरद पवार जी को जो एक तरह से देखा जाए उन्होंने वहाँ पर उनसे आगे बढ़ गए हैं लड़ाई में। उनको जो है शरद पवार की जो पार्टी थी लोकसभा में तो अच्छा की, एनसीपी जो उनकी एनसीपी ने अच्छा किया था लोकसभा में इलेक्शन में, लेकिन जो असेंबली इलेक्शन हुआ उनको मैं आपको बता दूं कि जितनी सीट लड़ी थी उसमें से 8 सीट वो जीते थे, लोकसभा की सीट। उसके बनस्पत जो लोकसभा में लड़े, असेंबली में लड़े, तो उसमें सिर्फ 10 सीट पे जीते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि पूरी की पूरी तरह से जो है शरद पवार जी की पार्टी जो उनके साथ में थी, फैक्शन था, वो साफ हो चुका है। उनके पास सिर्फ 10 MLAs बचे हुए हैं। तो दिल्ली की राजनीति में महाराष्ट्र का जो मराठा फेस जो है शरद पवार को रिप्लेस करते हुए वो इस समय अजित पवार बन चुके हैं। और जो पार्टी हुई है, जो इस समय जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दिल्ली में उन्होंने सबको मिले भी हैं, पत्रकारों से भी मिले हैं, एक तरह से पार्टी भी ऑर्गेनाइज की गई, सेलिब्रेशन भी हुआ है इसका। तो उसमें पहले की जो इस तरह की जो पार्टीज हुआ करती थी उसके जो आकर्षण के केंद्र हुआ करते थे शरद पवार हुआ करते थे, उनकी बेटी सुप्रिया सुले हुआ करती थी। इस बार की पार्टी थोड़ी अलग थी एनसीपी की, जिसमें अजित पवार इंपॉर्टेंट फेस थे, उनके साथ में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो कि इस समय राज्यसभा में है बारामती से हारने के बाद में। तो सिनारियो बिल्कुल बदल चुका है। पार्टी एनसीपी है लेकिन फेसेज बदल गए हैं, उस राजनीति में थोड़ा सा टिल्ट आ गया है, मतलब दूसरी तरफ वो झुक गई है राजनीति। तो ये एक डिफरेंस है। और अजित पवार को अपने को केंद्र में यानी दिल्ली की राजनीति में थोड़ा सा ज़्यादा प्रासंगिक बनाना है, ये भी बात हो सकती है। तो इसके लिए भी उन्होंने दिल्ली में बने रहना या यहाँ के जो रीजनल लीडर्स से छवि से बाहर उभर कर एक नेशनल छवि भी बनाना आने वाली राजनीति के लिए, ये भी अहम है। तो उसकी भी एक कवायद का पार्ट हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से विपक्ष वहाँ पे हमलावर है, संजय राउत का बयान आ रहा है, या फिर आज जो दोपहर में एक बैठक होने जा रही है उसमें एकनाथ शिंदे अब नहीं होंगे, तो आपको क्या लग रहा है? मतलब ऐसा माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे नहीं होंगे उस बैठक में क्योंकि वो बीमार हैं। तो आज क्या डिसाइड हो जाएगा कि कौन होगा सीएम, या ये सस्पेंस चलेगा? 4 तारीख की बात है कि उस दिन जो है यूपी कह रहा हूँ, बीजेपी के जो विधानमंडल दल की जो वहाँ के जो लेजिस्लेचर्स जो चुन के आए उनकी मीटिंग होगी। उसमें फॉर्मल तरीके से एक नेता चुन लिया जाएगा जिसकी प्रबल संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, क्योंकि उसमें वो लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला एक्सपेरिमेंट शायद न हो, क्योंकि वहाँ पर जो आपने देखा जिस तरह से हुआ था वो इसलिए भी क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जो है मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इस समय जिस तरह से फोर फ्रंट पे रह के और पार्टी के डिसिप्लिन कार्डर की तरह से उन्होंने जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद जो बीजेपी का नारा था एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आपने देखा होगा कि इस बार का महाराष्ट्र का चुनाव जो है रीजनल लीडर से कंधे पर था, जिम्मेवारी थी। तो उसमें प्लस एट द सेम टाइम आरएसएस के साथ
जो सामंजस्य बनाते हुए, उसमें देवेंद्र फडणवीस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। ऐसी भी आपने भी रिपोर्ट्स देखी हैं और उसका प्रतिफल ये हुआ कि साहब जो एक तरफा लड़ाई हुई, बीजेपी इस समय के जो महाराष्ट्र की राजनीति में अपना सबसे बड़ा नंबर यानी 132 सीट पे जीत के आई है। तो बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी उसको आगे से लीड करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए देवेंद्र फडणवीस ने अपने को स्थापित किया है एक इम्पॉर्टेंट लीडर के रूप में। तो उनके साथ में मुझे लगता है वो चीफ मिनिस्टर का फेस बन चुके हैं, बस एक फॉर्मेलिटी होनी है। दूसरा सिनेरियो जो आपने कहा कि एकनाथ शिंदे नहीं होंगे, अगर हम लोग वाइल्ड गेस करें, अगर वो नहीं भी होते हैं तो सरकार तो बन रही है, क्योंकि 41 एमएलए जो है एनसीपी अजित पवार के हैं उनके साथ में। और अगर आप दूसरी और एक हम लोग इससे भी वाइल्डेस्ट सिनेरियो इमेजिन कर लें कि साहब वहाँ की राजनीति में ये दोनों फैक्शन अलग जा रहे हैं, उसके बाद में भी उनके पास में जो नंबर है, उनको सिर्फ जो है 13 एमएलएज की ज़रूरत है। बीजेपी के पास में 13 एमएलएज की ज़रूरत है। तो वो लोग जो है पुरानी शिवसेना के साथ में भी क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली जो देखा जाए सिर्फ जो है उद्धव ठाकरे को प्लेकेट करना, उनको खुश करना, उनका काडर, उनकी पार्टी के ज़्यादातर लोग, तो वो तो सीएम पद की मांग नहीं, अब स्थिति में वो अभी इस स्थिति में नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, उन्होंने सीएम पद फेस होने की बात कही थी जिसको कांग्रेस ने भी नहीं माना था। नहीं तो शायद चुनाव का, क्योंकि उनके यहाँ मरमरिंग हो रही थी कि शायद अगर वो लोग उस तरीके से लड़े होते तो शायद ज़्यादा सीट जीतते। लेकिन वो सब अब तो पिछला हो गया, वो तो पास्ट हो चुका है। और रही बात उनकी, आपने जो संजय राउत की बात की, संजय राउत तो 2 दिन पहले तक क्लेम कर रहे थे कि 160 सीट हम लोग जीत रहे हैं, मिनिस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो वो सब कहा था कि हार जीत तो लगी रहती है। तो ये तो अब राजनीति में इस तरह की पोस्चरिंग भी जरूरी है, क्योंकि हारने के बाद में आप राजनीति से संन्यास नहीं ले सकते हैं। चलते चलते एक छोटी सी बात और बताएं कि श्रीकांत शिंदे का नाम आ रहा है एक बीच में, और उसने भी बड़ी खलबली मचाई। हाँ, वो एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं, जी। उनकी बात आ रही कि शायद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी में एक मंथन ये हो रहा था कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तो उनको डिप्टी सीएम की पोस्ट नहीं लेनी चाहिए। तो एक अल्टरनेट नेम में जाहिर सी बात है उनके बेटे का पहला नाम आएगा। तो मुझे ये बताइए कि देवेंद्र फडणवीस, अगर पहले तो देवेंद्र फडणवीस ही सीएम थे, उसके बाद वो डिप्टी सीएम जी, तो फिर एकनाथ शिंदे तो मैंने कहा ना कि ये बीजेपी का जो पार्टी वाइज जो डिफरेंस होता है, बीजेपी की जो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में जो डिसीजन ले लिया गया, पार्टी प्रमुख ने ले लिया, तो उसको फॉलो करना है। मैंने कहा ना कि एक डिसिप्लिन कार्डर की तरह से उन्होंने उसे स्वीकार किया था। शायद वही स्वीकार्यता थी कि आज जो है वो जो जीत के आए हैं, तो उनके तरफ चारों तरफ जो स्वीकार्यता बनी हुई कि एक फेस की बात हो रही है, वो देवेंद्र फडणवीस, तो वो इसी वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी इकाई जो है वो पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस को वोट कर रही है कि वही होंगे अगले सीएम। बस कुछ समय की देरी रह गई है, जो क्लियर हो जाएगा। एक फॉर्मेलिटी की बात है, कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम, थोड़ी देर बाद पता चलेगा या फिर कल तो कंफर्म पता चल जाएगा। आप क्या जानना चाहते हैं, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।